फटाफट से ही। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कारकों की सूची पूछ रहा है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग की प्रभावकारिता होती है, कैसे इफेक्टिव टीचिंग कैसे होता है, क्या क्या उसके कारक होते हैं, इससे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे एक शिक्षण प्रणाली, कैसे एक शिक्षक जो होता है वो प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो ये आप लोगों ने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ बताया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? इफेक्टिव टीचिंग कैसे किया जाए यस इसके सर। बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया था। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। टोटल इसमें 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए सर। होना चाहिए। अगर अध्यापक को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो बहुत प्रभावशाली तरीके से वो क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा टॉपिक को। ठीक है, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मायने रखती है? नहीं। नो सर। नहीं सर। नहीं, नहीं मायने रखती बहुत ज्यादा। अध्यापक का संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जो यस टीचर सर। का होता है, यस ये सर, बहुत ही मायने इम्पोर्टेंट, रखती है सर। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन जब हमने शुरू किया था तो पहली लाइन ही लिखी थी कि टीचिंग की जो रीढ़ होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। एक टीचर विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो होना ही होना चाहिए, टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए टीचर को। आप लोगों को याद आ रहा है मैंने बोला था जब हम किसी चीज को अच्छे से समझते हैं तो किसी को भी समझा सकते हैं। यस सर। किसी चीज को जी सर। अच्छे से समझने का मतलब क्या होता है कि विषय का आपको डीप नॉलेज है, विषय को आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और जब आप सामने कौन बैठा हुआ है उसको ध्यान में रख करके समझाते हैं। ठीक है, जब आपकी वॉइस क्लियर होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है, आपको पता होता है कि इस टॉपिक की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, सारी चीजें आप बताते हैं। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। ठीक है, फीडबैक भी लेते रहते हैं, तो वो होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। आप लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो प्रभावशीलता आती है उसमें कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। जैसे कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा जोक सुनना है क्लास में, तो अध्यापक को उसको संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं सर। नहीं करें, करना चाहिए पर इससे ज्यादा जरूरी नहीं है कि नहीं। विद्यार्थियों को संतुष्ट हाँ सर। करने जी के लिए सर। अध्यापक योग हो, ये बहुत जरूरी नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों की संतुष्ट जो होता है वो, हर विद्यार्थी के संतुष्टि का स्तर जो होगा वो अलग अलग होगा। और एक क्लास में, जैसे इस क्लास में 50-60 लोग हैं और 50-60 लोगों को मैं लगूं सेटिस्फाई करने, तो क्या पॉसिबल है? इससे डिस्टरबेंस आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। गलत है सर। व्यक्तिगत संपर्क जरूरी नहीं है सर। बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या मतलब है कि मेरा आपसे कैसा व्यक्तिगत संपर्क है? ठीक है, आप में से तो मैक्सिमम लोग मुझे जानते ही नहीं है। मैं कौन हूं इस डजेंट मैटर, मैं कैसे पढ़ाता हूं, किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं, समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज आप लोगों को क्लास में बताई थी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो मैं आपके लिए अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, अगर मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, बहुत तुर्रम खाट टाइप का हूँ और आपको पढ़ाता हूँ कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो बेकार है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। जहां सर भी सही है अध्यापक सर। की क्षमता की बात आ जाए, वो वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइम में सही होते हैं। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस। अगर एक टीचर क्लासरूम को, कक्षा को नियंत्रित ही नहीं कर पाएगा तो क्या इफेक्टिव तरीके से क्लास चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो एक टीचर होने के साथ ही आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा क्लासरूम में, जिससे कि क्लास में एक शांति का माहौल रहे,
शांति का माहौल इसलिए जरूरी है कि मैंने बताया था आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में कि स्टूडेंट की पहली विशेषता ये होती है कि वो ध्यान से सुनता हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो फैमिली के बीच में बैठ के क्लास कर रहे होंगे। अब मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ आपको। आप जो लोग फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, वो लोग बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपने यही कर लिया पूरे अच्छे से तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा परीक्षा में सही होंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। तो सर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे पढ़ते हैं उसको, कैसे उसमें से एलिमिनेट करते हैं, कैसे आप बाहर कर देते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद अगर आप इसमें से एलिमिनेशन नहीं करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे? सवाल गलत कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से सबसे श्योर शॉट आपको कौन सा पता था कि ये वाला तो 100% पता था कि नहीं होगा? जैसे अध्यापक सर, की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों को कौन सा वाला? व्यक्तिगत संपर्क और पृष्ठभूमि तो बिल्कुल भी नहीं है। वाला सर और व्यक्तिगत संपर्क वाला आपने, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति तो व्यक्तिगत संपर्क कौन सा में है? ई वाले में है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और किसी में ई है नहीं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एलिमिनेट कर दीजिए, बी वाले में है, ये वाला नहीं होगा। और व्यक्तिगत संपर्क, अब आपके बच रहे हैं 2 और 4। 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, आपको देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा सही है। 4। आपने देखा कि ए सही है, सी सही है। ठीक है, अगर ए सही है तो फिर बाकी देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें ए नहीं है। ठीक है, ए वाला जो है ये श्योर है कि अगर किसी अध्यापक को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो एक तो आपने अगर अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आपने पूरा एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लिया, क्रॉस कर लिया। दूसरा इसमें यह था कि हर क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है, अगर आपने उस ट्रिक को पकड़ लिया तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे किसी ने नहीं पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड और परीक्षा देने चला गया, लेकिन उसको इतना पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर विषय का ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? इतने अच्छे तरह से नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये वाला सही है, ये तो 100% सही है। आप देखिए सारे विकल्पों में सिर्फ ऑप्शन 4 में एक। ठीक है, तो सिर्फ इतना पढ़ करके भी आप 4 वाला लगा सकते हैं कि 4 वाला ही सही होगा। ये श्योर नहीं होगा, हो सकता है कि अब गलत भी हो जाए, लेकिन चूंकि आपने नहीं पढ़ के गए हुए हैं तो उस समय आपको इंटेलेक्चुअल गेस लगाना होगा और आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सवाल सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। ठीक है, बढ़िया है। जिन लोगों ने क्लास किया था वो कैसा लगा क्वेश्चन करके? समझ में आई? जो मैं डिटेल में चीजों को बताता था वो कुछ फायदा मिला इस पे? बहुत ही ज्यादा फायदा था सर। मेरी एक्सपीरियंस पहले से वैसी थी, क्योंकि मैंने पेपर 1 को इतनी वैल्यू नहीं दी थी। आपकी लेक्चर करने के बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तब ऐसा लगा ये तो इतना इजी था और मैं इसको ऐसे ही क्यों स्किप कर दे रही थी, और इतनी आसानी से हो रहा था तो अच्छा भी फील कर रही थी और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ा जब मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग रिवीजन कर जाइए जो भी नोट्स मैंने क्लास में बनवाया हुआ है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम सवाल जो 30+ का टारगेट है ये आप लोग बहुत धूमधाम से पार कर जाएंगे। ठीक है, जो आप लोग दिक्कत मुझे कल बता रहे थे वो 30 के बाद वाली दिक्कत है, वो आप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे, वो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण। सहायक उपकरण आप लोगों को याद आ रहा है, मैंने बताया था TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये TLM की बात कर रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं चीजों को समझाने के लिए। जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ समझाना है, जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूँ, और क्या करता हूँ, गोला बना के समझाता हूँ, और क्या करता हूँ, और आपको विकिपीडिया के माध्यम से या इमेज के माध्यम से, जैसे फ्लाई एस आपको समझा रहा था तो मैंने इमेज दिखाया आपको फ्लाई एस। तो जो मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, इट्स अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इट्स अ TLM, इट्स अ सहायक उपकरण। ठीक है,
इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो चीजें अलग से यूज की जाती है, ताकि आप सिर्फ उस चीज को देखे ही नहीं बल्कि उसको महसूस कर पाए, उसको इंटरनलाइज कर पाए, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, वो आपके समझने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है। जो स्टूडेंट सामान्य तरीके से उस चीज को नहीं समझ पाता है, लेकिन उन उपकरणों की मदद से वो समझने लगता है। ठीक है, जैसे ग्लोब देखेंगे, क्लासरूम में आपको ग्लोब दिखाया जाता है, वर्ल्ड एटलस भी कहते हैं उसको। उस पे आपको दिखाया जाता है कि अफ्रीका का लोकेशन यहाँ है। ठीक है, ये ग्लोब जो है धरती को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ भी ऐसे गोल है, गोल इसलिए है क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण है। तो जब आप उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, ग्लोब सामने रहता है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि अर्थ कैसे गोल गोल घूमता होगा। अगर आपको एटलस नहीं दिखाया जाए तो आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत ही डिटेल में बताई थी, नोट्स भी बनवाया था, आपके नोट्स में पॉइंट भी हैं, देखा मैंने। ठीक है, तो इससे सवाल पूछ रहा है, इंग्लिश में क्या पढ़ लीजिए एक बार। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स, एड्स का मतलब होता है सहायक उपकरण, इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया जाता है टीचिंग पैटर्न में, टीचिंग प्रोसेस में, उसका क्या औचित्य है, वो हमें क्यों यूज करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, औचित्य का पूछ रहे हैं, क्या औचित्य है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको लग रहा है कि 100% ये तो हो ही नहीं सकता। दो सर। दो अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो दो वाला तो नहीं होगा। इससे कोई अनुशासनहीनता की समस्या खत्म नहीं होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, क्या टीएलएम ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है कि अच्छे से समझने के लिए लाया जाता है? समझने के लिए, समझने के लिए, तो ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब अधिगम का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने 2500 बार बताया हुआ क्लास में। बताइए अधिगम का मतलब क्या? सीखना। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस, सीखना। ठीक है, और लर्नर किसको बोलते हैं? सीखने वाला सर, स्टूडेंट को लर्नर बोलते हैं। विद्यार्थी। स्टूडेंट क्या करता है? सीखता है। तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, तीन चीजें होती हैं। एक होता है टीचर, जो क्या करता है? जो पढ़ाता है, जो टीच करता है, जो शिक्षण करता है। एक होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है? सीखता है। ठीक है, जो पढ़ता है। तो ये सीखना एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है टीचिंग के, जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें। जैसा कि आप सभी लोग टीचिंग करेंगे या रिसर्च में जाएंगे तो उसमें आप इस चीज को समझ पाएंगे कि सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी टीचिंग पैटर्न इस बात पे इंटरेस्टिंग हो जाती है कि वो सीखने की प्रक्रिया को कितना इंटरेस्टिंग बता रही है, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट्स को समझा रही है, कैसे उनको आसानी से चीजें समझ में आ पा रही है। मैंने एनसीईआरटी आप लोगों को कई बार कोट किया था कि जो एनसीईआरटी में ये हमेशा बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट के लिए जो उसकी पढ़ाई है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। और वो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा? जब उसके हम किताबी ज्ञान को उसके सामाजिक ज्ञान से जोड़ देंगे। जॉन डीवी को आप लोग याद कर पा रहे होंगे, जॉन डीवी ने यही बोला था, जॉन डीवी ने यही कहा था कि हमें समाज के थ्रू जाना है वहां पे। तो जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है उसको मैक्सिमम कर देना, उसको ऑप्टिमम कर लेना। इष्टतम का मतलब होता है कि ऑप्टिमम, कि आप जिस लेवल तक जाकर के समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमम कर रहा है। वो कैसे करता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू। जैसे मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको फ्लाई एज दिखा दिया तो आपने कहा हो ये तो यही है, तो मैं जानता हूँ अच्छे से। तो फिर आपको क्या हो गया? आप जितना सीख सकते थे, जितना समझ सकते थे, वो आपने तुरंत समझ लिया। तो ये करता है, ऑप्टिमम करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये करता है टीएलएम। इसलिए टीएलएम को लेकर के आया था, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बालकों के मनोविज्ञान पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से इसको समझने में बहुत उनको मदद मिलती है। ठीक है, जिन लोगों ने बीएड किया होगा उनको ये बताया गया होगा। कोई है इसमें जिसको बताया गया है ये टीएलएम के बारे में? सर डीएलएड में भी बताया सर, मैं हाँ, वर्कशॉप। ठीक है।
अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लाना, ये वाला भी सही ही है, गलत नहीं है। लेकिन इन दोनों में से आप देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कह रहा है, इष्टतम कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ज्यादा ज्यादा सही है, इससे ज्यादा सही है। ठीक है। यस सर। अधिगम कार्यों का मतलब लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थियों को इफेक्टिव तरीके से लगाना। ठीक है। यहाँ पे लगाने को कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है प्रभाव की। दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक कारण की और एक प्रभाव की। तो यहाँ पे जहां पे प्रभाव वाली बात आती है, प्रभाव क्या होता है, पहले होता है कि बाद में होता है? बाद में सर। बाद बाद में में होता सर। है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब आप यूज करेंगे तो उसके बाद प्रभाव दिखेगा ना, कि पहले ही दिख जाएगा? तो ये जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने की बात कर रहा है, तो यूज करने के बाद क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे वो पूछ रहा है। तो उसका प्रभाव ये होगा कि लोग ऑप्टिमम तरीके से समझ पाएंगे। ये क्लियर है सबको सवाल? यस सर। किसी को डाउट? जी सर, 4 में 1 चूज करना था, इसलिए हम 3 को किए। अगर ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर की तरह होता कि 1 3 4, इसी में होता 1 2 3, इस तरह से होता तो हम 1 को मान सकते थे ना सर, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। हाँ, अगर 1 2 अगर इसमें ऑप्शन में देता 1 3 4 तो हम लगा सकते थे। जी ठीक है। लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, 2 वाला तो एक्सटेंशन। वो नहीं होगा। ठीक है। अगर आपके विकल्प में देता कि 3 और 4 तो फिर तो दोनों सही है। फिर विकल्प में देता 1 3 4 तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। जब इस तरह के सवाल पूछता है तो इसमें आपका दायरा बढ़ जाता है। वो देखना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि कौन सा गोले के अंदर है। ठीक है। तो इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, ये पता करना है कि कौन सा गोले के बाहर है, उसको एलिमिनेट कर देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। इस वाले सवाल में ये जानना चाहते हैं, जब एनटीए इस तरह का सवाल पूछता है तो ये जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको कारण और प्रभाव में अंतर पता है कि नहीं पता है। आपसे जब औचित्य पूछा जा रहा है, उपयोग का औचित्य क्या है, जब आपसे प्रभाव पूछा जा रहा है तो आप प्रभाव बताते हैं कि कारक बता देते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सर तो यहाँ पे आप जी सर। ज्यादा क्लियरिटी की जरूरत होती है, तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं। तो जहां पे इस तरह के सवाल पूछे वहां आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और इसी हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। ये क्लियर है सबको? यस सर। आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया होगा इसको? यस सर। जी। बहुत बढ़िया। अब आ गया एसर्शन और रीजनिंग। एसर्शन को बोलते हैं अभिकथन और रीजनिंग को बोलते हैं तर्क। देखिए क्या कह रहे हैं ये आपके एसर्शन और रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सवाल हो सकता है, क्योंकि मेथड इन्होंने अपनाया है रीजनिंग का और स्टेटमेंट दिया है टीचिंग से। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए। चलिए, कथन क्या कह रहे हैं, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है, और तर्क दे रहे हैं कि इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। कार्य स्थापन क्या होता है ये क्लियर नहीं हो रहा है हिंदी पढ़ करके, अंग्रेजी पढ़ लीजिए तुरंत। यस सर। ठीक है। द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का क्या महत्व होता है, इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज एमंग स्टूडेंट्स। क्रिटिकल एनालिसिस सुना होगा आप लोगों ने, यस सर। विश्लेषण करना क्रिएटिव सृजनात्मक तरीके से, जो आपके सोचने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है आपकी। ठीक है। विद्यार्थियों के बीच में आपकी क्षमता को बढ़ाती है विश्लेषण करने की और सृजनात्मक तरीके से सोचने की। ये तो कितनी बार आपको क्लास में बताई गई है। दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इस योग्यता से नौकरी मिलती है, जॉब मिलता है। अब देखिए हिंदी में क्या लिख रखा है इन्होंने, हिंदी में लिख रखा है कि कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। कार्य स्थापन कोई पढ़ पढ़ के मर जाएगा, नहीं समझ में आएगा कार्य स्थापन क्या होता है। ऐसा वाहियात अनुवाद करते हैं ये। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सिर्फ हिंदी के भरोसे मत रहिएगा, अंग्रेजी जरूर पढ़िएगा आप लोग। अंग्रेजी पढ़ने से आपके 4 से 5 सवाल ज्यादा सही होंगे। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया है। जब मैं ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं तो मैं उसमें ये बताता हूं। और फिर एनटीए ने जो अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया हुआ जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि अगर हिंदी और इंग्लिश में डिबेट हुआ तो इंग्लिश वाले को ही सही मानेंगे, वो हिंदी वाले को रत्ती भर भी भाव नहीं देंगे। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए क्या करना है, मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है। तो
यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पहली लाइन से साफ साफ समझ में आ गया है कि हायर एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक क्षमता का विकास करना, और तर्क दे रहे हैं कि दीज एबिलिटी इंश्योर जॉब रिप्लेसमेंट, कि अगर आपके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाती है तो इससे आपको नौकरी मिलती है। ये मजबूत तर्क है कि कमजोर तर्क है? कमजोर तर्क। समझो। क्या आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिले होंगे जिनके अंदर विश्लेषण और सृजन करने की क्षमता नहीं, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, यस सर। जी सर। इससे साफ पता चलता है कि ये इसका प्रमुख कारण नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सही तो है, क्योंकि इसकी वजह से नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, ये वाली स्थिति है। और स्टेटमेंट में कह रहा है दिस एबिलिटी इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना जॉब प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है, ये सुनिश्चित तो नहीं करता है, इसकी वजह से नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर कहीं आप ऐसे जगह जॉब के लिए गए जहां पे उनको चाहिए कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके अंतर्गत क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वहां तो आपको नौकरी मिल माइक जाएगी। ऑफ कीजिए। सुशील जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे संस्थान में गए जहां पे उनको इसकी जरूरत नहीं है, उनको चाहिए कि 12 घंटे आप काम करें, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, डजेंट मैटर। चार्ली चैपलिन देखा आप लोगों ने, जो उनके कमेंट्स बनते हैं, मशीनों पे काम करते हैं। मशीनों के साथ काम करने के लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है? नहीं जरूरत है, लेकिन वहां भी आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो केवल इसकी वजह से नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि इसके कारण भी नौकरी मिलती है, एकमात्र रीजन नहीं है। तो ये इसका तर्क नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, इसकी वजह से नौकरी मिल सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपके अंतर्गत क्रिटिकल होगा तभी नौकरी मिलेगी। तो इसकी सही व्याख्या तो नहीं करता है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखिए बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। बोथ ए एंड आर assertion and reasoning are true but R is not correct explanation। ये वाला सही होना चाहिए इसका, तो इसका ये वाला सही है। गलत तो नहीं है, इसकी वजह से भी नौकरी मिलता है, और ये भी गलत नहीं है, हायर एजुकेशन में जाने से आपके विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक क्षमता में विकास होता है, ये सही बात है। तो ये दोनों तो 100% नहीं होगा, बचा ये तो इसका मजबूत तर्क नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये वाला कर पाए थे? कितने लोगों का गलत हुआ ये? सर मैं 1 मारा था इसका। मेरा भी गलत हुआ नहीं। मेरा सही है। सही हुआ। यस सर, हो गया सर ये। अब आप लोग समझ पाए कि कहाँ गलती किया? हो गया सर। आर्यस हाँ सर, मैंने सेकंड को फॉल्स मारा था। एक एक करके बोलिए। सेकंड स्टेज में गलती हो गई। सेकंड, आप समझ पाए ना आप लोग गलती कहाँ की आपने? जी यस सर। हाँ, तो आप लोग पॉइंट बनाते सर। चलिएगा कि कहाँ कहाँ आपने सर पढ़ने में यहाँ गलती पर की। एक निश्चित इन्होंने कर दिया था ना एश्योर, तो वो सर वो मतलब कि वो स्टेटमेंट को उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा था। हम्म। अब आप लोग समझ, जिसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है वो माइक म्यूट पे ही रखे, क्योंकि आवाज भी क्लियर नहीं आएगी और सबको दिक्कत भी होगी क्लास में। सर सर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर इसको एक बार क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकेंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम, चूज द करेक्ट कोड, ठीक है। तो ये इवेल्युएशन सिस्टम से सवाल है, मूल्यांकन प्रणाली। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है टीचर, यस सर। एक होता है स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को क्या करता है, पढ़ाता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, स्टूडेंट उसको सीखता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है एक
एक एटमॉस्फेयर में होती है जिसको बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अगर ये क्लासरूम में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लासरूम टीचिंग। अभी जैसे आप लोग गूगल मीट से पढ़ रहे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप लोग भारत के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं इस क्लास में, तो ये भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। ये इंटरनेट के थ्रू एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल स्पेस में ये चीजें हो रही हैं। तो ये भी एक लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इसके माध्यम से भी आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब परीक्षा में सवाल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सवाल पूछ रहा है, वर्चुअल प्रोसेस पूछ रहा है या क्लासरूम टीचिंग पूछ रहा है। जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन भी होता है, कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा था, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो क्या उसका परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। उससे पूछेगा कि नहीं पूछेगा कितना समझ में आया है? अगर वो नहीं पूछेगा, अगर सिर्फ पढ़ाता ही रहेगा तो वो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो कितना भी अच्छा पढ़ाएगा, स्टूडेंट को डिलीवर नहीं हो रहा है तो बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ। तो इसको जो एग्जामिनेशन होता है, जो इवेल्युएशन होता है, वो भी एक पार्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये चीज आप लोगों के लिए नई चीज है कि बताइए कई बार मैंने? यस सर। ठीक है, तो अभी सवाल जो है इससे पूछ रहा है, इवेल्युएशन वाले से सवाल है ये। पहले आपको तुरंत लोकेट कर लेना है कि जो हमने पढ़ा है वो सवाल कहां से आ रहा है। अब ये कह रहे हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं पहले। रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निकट संदर्भित परीक्षण, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। ये पढ़ा हुआ है आपका कि नहीं पढ़ा हुआ है? यस सर। क्या? बिल्कुल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग ये पढ़ा हुआ है। चलिए, किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना, अंतिम sir. अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण करना, प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव, फॉर्मल शब्द सुना है आप लोगों ने? यस सर। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बताया गया था आप लोगों को। हाँ, तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता यस है? सर। औपचारिक जो सर पूरे मानदंड से हो सर। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात कर रहा है, मतलब कुछ प्रक्रियागत, कुछ मानदंडगत, इसमें कुछ सिस्टमैटिक चीजें होंगी। ये कह रहा है कि स्यूमेटिव इवेल्युएशन, समरी, आप लोगों ने सुना हुआ समरी शब्द से, जो आपको क्या करे, समग्र रूप से इवेल्युएशन ऐसा हो जो समग्र रूप से बताए, जो संकलन करके बताए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो लगातार हो, और कॉम्प्रिहेंसिव, जो क्या करे, पूरा टोटलिटी में चीजों का मूल्यांकन करें, नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन। मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था, ये बताए थे, इधर के 10 क्वेश्चन और इधर वाले लास्ट वाले 10 क्वेश्चन, याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये वाला पता है किसमें आएगा? किसमें? लास्ट वाले लास्ट वाले में आएगा। ठीक है, चूंकि 6 क्वेश्चन पूछ रहा है एक यूनिट से, तो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछेगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कठिन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए परीक्षा में? पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इंटेलेक्चुअल गेस लगाना है। वो कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर परीक्षा में बहुत डीप से पूछ दे तो आपको कैसे इंटेलेक्चुअल लगाना है गेस, जो आपकी पढ़ी हुई चीजें पहले उसको ढूंढ लेना है। जैसे कॉग्निटिव और को कॉग्निटिव आपका पढ़ा हुआ है, टेस्ट लेना, देयर इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स। ठीक है, ग्रेडिंग एंड फाइनल लर्निंग आउटकम्स, फाइनल लर्निंग आउटकम्स, और सर यहीं से हो जाए। फाइनल की बात कर रहा है, यहाँ पे समरी की बात कर रहा है। यस सर। तो जहां पे कुल का पूछे, समरी पूछे, समग्र पूछे, और यहाँ पे फाइनल पूछ रहा है, तो ये लग रहा है कि ये इसका हो सकता है। ठीक है, ये वाला इसका हो सकता है। फॉर्मेटिव का मतलब फॉर्मल, अगर किसी का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाएगा तो उससे लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे? यस सर, टेस्ट में आएगा सर वो। तो फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी उत्तर दिए जाएंगे, उसकी व्याख्या होगी, ये होगा फॉर्मल। ठीक है, तो टेस्ट जो होता है, टेस्ट बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं होता है।
इसमें जो क्यूजेस एंड डिस्कशंस लिखा हुआ है ये थोड़ा सा फॉर्मल वे है। इसका देखेंगे आप हिंदी में क्या दिया हुआ है, प्रश्न और चर्चाएं। ठीक है, इसमें कह रहा है कुछ समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना। कुछ समूह और कुछ मानदंडों में नहीं होगा, अगर टेस्ट होगा तो पूरे क्लास के एक साथ होगा। तो क्या बी वाले अगर 3 से हम लेते हैं तो 2 ऑप्शन हमें समझ में आता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ए और 1 और 4 में से डिसाइड करना है कि कौन सा वाला आपका सही होगा। 50-50 वाले आ गए हैं। और कोई आप लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं इसमें से? कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की जब बात हो रही है तो कॉग्निटिव की बात होगी कि नहीं होगी वहां पे? यस सर। इससे आप लोग कर सकते हैं यस सर, कॉग्निटिव। लगातार होता है ना सर ये तो, हाँ कभी भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, कोई जल्दी से बताए? बाकी लोगों को हाँ, संज्ञानात्मक हिंदी में हो गया। मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था क्लास में। बताइए ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। संज्ञानात्मक तो हिंदी हुआ, उसका मतलब क्या होता है? सर जैसे आप हमारे बिना पूछे ही क्वेश्चन पूछ लेते हो, ऐसे ही जैसे आप आए आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपने बताया नहीं तो सर वो तुरंत हो जाता है। कई बार जैसे टीचर पूछ लेते हैं तो फीडबैक देना होता है सर, जैसे आपने बताया नहीं कि आप क्वेश्चन पूछने लग गए तो ये कंटिन्यू होगा ना सर, प्रतिपुष्टि। ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आप लोगों के जवाब से। सर कोई और बताना चाहेगा? जी सर, कॉग्निटिव में उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारी चीजों को उसमें मिला रहे हैं या एक जगह कर रहे हैं? अब क्लास में थी स्मृति जब मैंने पढ़ाया था? नहीं सर। जो क्लास में था वो बताया। सर सर एक मिनट में दोबारा बोलना चाहता हूँ सर। मतलब जो अपनी विचार मतलब सूक्ष्म जानकारी सर तो नेटिव में होती संज्ञानात्मक, ठीक है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड सर, ठीक है प्रांजल जिसपे बताइए। विश्लेषण हो। सर जो इसमें हमने शायद पढ़ा था कि जो रचनात्मक सोच होते हैं हम, हमारे सोचने समझने की क्षमता, उससे रिलेटेड है ये कुछ। आप लोग रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कल रिवीजन करके आइए, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो इस वाले में 2 के आधार पे आप लगा सकते हैं कि सी का हो गया 1 और बी का हो गया 3। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन ए में ही है सी का 1 और बी का 3। परीक्षा में ये वाला सवाल आपको श्योर नहीं आएगा, आपको इसमें इंटेलेक्चुअल गेस ही लगाना पड़ेगा। इस तरह के सवाल में 5 में से 6 में से 1 सवाल ऐसा आएगा। अगर 6 सवाल पूछेगा तो 2 सवाल ऐसा आएगा जो आपको क्या करना होगा, इंटेलेक्चुअल गेस लगाना होगा। ठीक है, तो ये उसी तरह का सवाल है। ये जिसका कितने लोग है ये सही हुआ है? मेरा सर मेरा जैसे कि आप लोगों ने सतत वाले से सर, कॉग्निटिव वाले को करते हैं तो उसी से बन गया था। सतत वाले से बन गया था। सर मैंने तो ऐसे समेटिव और फॉर्मेटिव में देखा था। समेटिव में मैंने जो बुक से पढ़ा था और नोट्स से आपके सर समेटिव में मतलब कि जो पूरे टर्म का जो एवोल्यूशन होता है उसको देखा था मैंने, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम दी जाएगी। और फॉर्मेटिव को मैंने इस तरह से देखा कि जब टीचर जो बीच बीच में क्लास में बच्चों के अंदर क्या कहते हैं उसको, उसकी उनकी चीजों में सुधार, टेस्ट में सुधार करने की जो के लिए करते हैं, तो उसमें सर इससे रिलेट किया था मैंने। तो ए का क्या लगाया था आपने? मेरा भी सही है सर। ठीक है, ए वाला मेरा सर मैंने 4th लगा दिया था, मेरा गलत हो गया। हाँ ठीक है। ए वाले का तो सर होगा मैंने ना? किया था ये जो समेटिव। हाँ हम बताए सर? बताइए बताइए। सर हमने सी को पकड़ा और सी से ही पूरा सही हो गया। सर इसका वो जो इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एंड को सर जो है रेगुलरिटी जो है ना सर, वो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसको उससे रिलेटेड होगा सर। और सी का पहला ही दिया है सर, तो सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, जो आपको पढ़ाई गई हैं चीजें उसको बेस बनाते हुए इसमें इंटेलेक्चुअल गेस लगाना है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बी के माध्यम से किया, कुछ लोगों ने सी के माध्यम से किया, तो ऐसे ही करना है इस तरह के सवाल को। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
टीचिंग वाले इसमें 2 क्वेश्चन और हैं जो लास्ट में है, तो आप लोग आ जाइए। आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हुए हैं? यस यस जो आपने टेस्ट दिया होगा वो लेके तो बैठे होंगे आप लोग ना, देख रहे होंगे कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। यस तो दो क्वेश्चन लास्ट में है टीचिंग वाला, इसको देख लेते हैं साथ में। 4 उधर हो गए 2 इधर हो गए, 6 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और सेट 2 उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से, ठीक है, से संबंधित है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। तो ये तो आप लोगों ने उड़ा दिया होगा परीक्षा में, मुझे पता है, क्योंकि ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा था आप लोगों ने, त्रिभुज बना करके पढ़ा था। किसका गलत हो गया ये वाला सवाल? आंसर क्या है पता नहीं अभी। अच्छा, आंसर क्या है पता नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस सर। स्मृति स्तर है, अवबोध का स्तर है और विमर्शी स्तर है, ठीक है। इसको क्या बोला गया था? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, सबका लगभग सही होगा, रिफ्लेक्टिव। ठीक है। तो देखिए 3 होते हैं। स्मृति लेवल में क्या होता है? याद करना होता है चीजों का। तो इसमें सामने सर दिया सर हुआ है रटवाते हैं इसमें। किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, प्रस्तुतिकरण के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, इसमें चर्चा आ गया, विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, ठीक है, उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करना। बताइए चारों स्टेटमेंट पढ़ के कौन सा लग रहा है कि किसमें रट्टा मारने के लिए कह रहा है, किसमें याद करने को कह रहा है? दूसरा सर दर्ज करना। प्रस्तुतिकरण के दौरान। दर्ज करने का मतलब उसको लिख लेना, याद कर लेना, तो स्मृति स्तर का हो जाएगा दर्ज करना। 1 या 2, 1 या 2 का मतलब है कि या तो उसका उत्तर 1 होगा या तो 3 होगा, 2 और 4 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये कंफर्म पता है कि इसी लाइन में दर्ज करने को कह रहा है, इसमें पृथक करने को कह रहा है, इसमें चर्चा करने को कह रहा है, इसमें विश्लेषण करने को कह रहा है। अब होता है अवबोध का स्तर और एक होता है विमर्शी स्तर। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें किस बात पे जोर दिया जाता है? चिंतन। चिंतन करना, विश्लेषण। चिंतन पे सर विश्लेषण। तो कौन सा होगा इसका? 4th। 4 सर 4। विश्लेषण की बात एक ही जगह कह रहा है, ठीक है। अब बाकी अवबोध के स्तर पे क्या होता है? सर ये अपनी मतलब थोड़ा ऊपर होता है कि हम ना उदाहरण के लिए समझाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सर अपनी भाषा में तो ये चीज समझते हैं और उदाहरण के साथ मतलब अच्छे से पढ़ते हैं चीजों को। अवबोध के स्तर पर सिंपल से बताया जाता है, समझते हैं, समझने की बात की जाती है। अब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? यस सर यस सर। आप लोग को सिंपल तरीके से चीजें बताई जाती हैं और आप लोग उसको कठिन कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आखिर लेखी पे बात करो आप लोग, और आप लोग कागज लेखी पे बात करते हैं। जॉन डीवी क्या कह रहा है कि किताब कहाँ से आता है? समाज से आता है या किताब अपने आप में आ जाता है? समाज से आता है। तो वो कहते हैं कि वो कबीर की परंपरा को ही बोल रहे हैं कि समाज, अगर आपको समाज की अच्छी समझदारी है तो किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका विश्लेषण कर देंगे, आप विश्लेषण कर देंगे उसका आप। तो चीजों को उलझाइए नहीं, सुलझाइए। सिंपल सा बताइए कि अवबोध का मतलब होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट को समझाने पे बल देगा। इन तीनों में से टीचर का इंपॉर्टेंस किसमें सबसे ज्यादा होगा? स्मृति लेवल पे होगा या स्मृति लेवल पे होगा? जो टीचर रटा देगा वो आके पूछेगा, नहीं बताएंगे डंडा मारेगा, वो उसका इंपॉर्टेंस है भाई। समझ वाले लेवल में स्टूडेंट और टीचर का बराबर महत्व होता है, और विमर्शी लेवल में स्टूडेंट टीचर से आगे भी जा सकता है। शिक्षा केंद्रित स्टूडेंट ज्यादा। हाँ, वो सवाल पूछेगा कि सर आपने ये चीज बताई, कैसे बताई, विश्लेषण कीजिए, बताइए, हमें तर्क दीजिए, तब हम आपसे, तब आपकी बात से हम सहमत होंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ आप डिबेट करते हैं। ये बहुत सामान्य सा है। तो आप देखिए 1 और 4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ सी में ही 1 और 4 है, ठीक है।
तो कौन सा इसका लगाएंगे आप लोग? नंबर सर 3 सी का 4 हो गया, तो सी वाले में ही सिर्फ 4 है ना, जी सर। जी सर। तो ये आपका 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाले में आपने एलिमिनेट किया था 2 और इसमें आ गया 4। तो जाहिर सी बात है कि अवबोध वाले में किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो ये दोनों ही लगभग समझ वाले टॉपिक हैं, 1 और 3। ठीक है, तो आपको 2 चीजों से क्लियर हो जा रहा है कि विश्लेषण करने का मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल है। किसी चीज को पृथक करना कब कर पाएंगे? जब आप समझे रहेंगे तब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? समझे रहेंगे सर। आप स्टूडेंट को, छोटा बच्चा उसको बताते हैं कि बेटा देखो ये टमाटर है और ये बैंगन है, और फिर आपने क्या किया, 1 किलो टमाटर और 1 किलो बैंगन को एक में मिला दिया टब में, और बेटे से बोला कि बेटा इसमें से टमाटर निकालो। तो अगर वो समझता होगा कि टमाटर कौन सा है तभी निकाल पाएगा, या बैंगन को भी निकाल देगा? समझता होगा तब सिर्फ टमाटर निकालेगा। हाँ, तो वहां पे समझने का इंपॉर्टेंस है, ये टीचिंग का पार्ट है। यूरोप में स्टूडेंट को इस तरह से भी टीचिंग दी जाती है, उसमें बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाएगा और उससे बोला जाएगा ये निकालो टोकरी में से, वो निकालो टोकरी में से। नर्सरी लेवल पे चीजों को समझाने के लिए ऐसा करते हैं वो। और ये सब चीजें हमारे यहाँ घर में ही हो जाती हैं गांव में होती है, आंगनवाड़ी में। सर। घर में ही बच्चा खेलते खेलते काम कर देता हाँ, है। घर पे तो हो ही जाता है। घर क्या बोलते हैं कि आपका जो परिवार है और समाज है वो सबसे बड़ी पाठशाला है आपके लिए, सबसे बड़ा शिक्षित होने का सबसे बड़ा केंद्र है वो। तो ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का गलत हुआ? मैंने बनाया ही नहीं। सर मेरा गलत बनाया कितने लोग ये क्वेश्चन पढ़ के डर गए कि बाप रे क्या पूछ दिया है? सर मेरा सही मैंने है। तो कीवर्ड किए थे सर, यहाँ पर चर्चा और चर्चा दे रखा था, और याद करने वाला और विश्लेषण का, तो वो सीधा जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिस्क्राइब हो जाते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स आप देख लेंगे तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। कितने लोगों ने क्वेश्चन डर के छोड़ दिया था ऊपर का पढ़ करके? ऊपर का नहीं सही पढ़ा, है सर। नीचे का ही। स्मृति आपका सही हुआ? यस सर। ठीक है, बढ़िया। आस्था, आस्था नहीं है क्या क्लास में आज? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा है ये, जो अभी मैंने आपको बताया था। मैंने आप लोगों को 4 चीजें बताई थी टीचिंग एप्टीट्यूड में, और बताया था सवाल यहीं से आएगा, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग सवाल वहीं से आया हुआ है। एक सवाल छोड़ करके जिसको आप लोगों ने अभी किया था इंटेलेक्चुअल वाला, उसमें भी आप लोगों ने कॉग्निटिव पढ़ा हुआ था और उसकी सारी चीजें पढ़ी हुई थी। 100% सवाल की गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि जो पढ़ाया जाएगा वहीं से आएगा। मेरा मानना यह है कि परीक्षा में 1-2 सवाल ऐसे आने चाहिए जिसमें स्टूडेंट को अपना दिमाग लगाते हुए ये कहना पड़े कि वाह क्या पेपर बनाया है। ठीक है, तो वो अच्छी स्थिति मानी जाती है। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? शिक्षार्थी की विशेषताओं, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? शिक्षक की विशेषता की बात कर रहा है कि लर्नर की विशेषता की बात? लर्नर। लर्नर, ठीक है। लर्नर और क्या कह रहा है कि सहायक समझा जा सकता है किसमें? अधिगम की प्रक्रिया में। एक स्टूडेंट के ऐसी कौन सी विशेषता होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर जिससे वो लर्निंग प्रोसेस इसके लिए इफेक्टिव हो जाए? ये बताया गया कि नहीं बताया गया आप लोगों को? यस सर। बहुत डिटेल में बताया गया क्लास में कि एक स्टूडेंट की जो ग्रहण शक्ति है हाँ, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। रिसेप्शन शब्द यूज किया था मैंने आप लोगों को, कुछ लोगों ने लिखा भी होगा अपने नोट्स में, देखिएगा नोट्स ओपन करके। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो स्टूडेंट की समझने की क्षमता को बढ़ा देते हैं? ठीक है, इतना सिंपल में अगर आपको समझना हो तो इतना समझिए। विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, इंग्लिश देखना चाहेंगे आप लोग? विच सेट ऑफ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। ऐसे हमने टेबल बनाया था और सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए थे उसमें। मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने बताए थे। may be considered helpful in designing effective learning teaching learning systems. Select the correct alternatives from the codes given.
प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट का जो पूर्व ज्ञान होता है वो उसको समझने में मदद करता है कि नहीं करता है? यस सर, करेगा बिल्कुल। पूर्व ज्ञान से जोड़ करके जब चीजें बताई जाती हैं तो स्टूडेंट उसको को ये लगता है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि डर जाता है एकदम से? कॉन्फिडेंस में आ जाता है। कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो ये तो आप लोगों ने अनुभव किया इस क्लास में, ये तो आप लोगों को बताया गया है पूरा डिटेल में, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव से जोड़ करके ही बताई गई। देख रहे हैं आप लोग, सीधे सीधे सवाल पूछ दिया है। मैंने बोला था कि मैं कोई टॉपिक आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर आपने अच्छे से टीचिंग मेथड अप्लाई किया हुआ है तो कोई ऐसा सवाल आ ही नहीं सकता जो उससे बाहर जाए। ठीक है, तो आप लोग एक बेस्ट जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो आप लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि आप लोग जी रहे हैं इस क्लास में, उसको महसूस कर रहे हैं आप लोग। ये मैं सही कह रहा हूँ कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। आप लोगों को टॉपिक को आपके पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बताया गया है। बेसिक से तो बताया गया। इसलिए बताया गया है क्योंकि उससे आपकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, वो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहला वाला होगा, ये आपको सीधे सीधे पता है। अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर व्यक्तिक संबंध, क्या मैंने कभी क्लास में बोला है? नहीं। नो सर। ये वाला एकदम नहीं होगा। नहीं होगा सर। विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, ये सही होगा। विषय के संदर्भ सर। में जहां योग्यता की बात है वो वाला सही हो जाता है। यस सर। विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि पे बात हुई है कि नहीं हुई क्लास में? जी सर। यस सर। जब हमने कम्युनिकेशन तभी पढ़ा तभी था, अच्छे से सीख पाएगा सर। हाँ, जब हमने कम्युनिकेशन पे बात किया था तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? भाषा का होता है। और मैंने आपको इससे बढ़ के बताया था कि अगर आप लैंग्वेज सर। डीप में जाकर के देखें तो भाषा, कौन सी भाषा सबसे प्रभावशाली होती है? जो आपकी शारीरिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किया था और बताया था कि मैं मनुष्य को सियंत प्रज्ञा के रूप में जानता हूँ। तो विद्यार्थियों को चूंकि आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखेगा। जैसे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी आती है और मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं तो क्या वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या अनुमान लगाएंगे कि अच्छा सर ने ये बोला होगा? सर अनुमान अनुमान लगाएंगे। सर। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाषा बहुत जरूरी है। लेकिन कम्युनिकेशन में क्योंकि अगर आप अपनी जो सोचते हैं समझते हैं वो दूसरे को बताना है तो उसमें भाषा से भी बड़ा फैक्टर होता है बॉडी लैंग्वेज आपकी। जैसे अगर आप दुखी हैं और आपके पिताजी ने आपकी तरफ देखा और पिताजी को देखते ही आपको लगा कि आंखें भर आई आपकी तुरंत कि पापा देखो मैं कितनी कष्ट में हूं ना, तो पापा ने बिटिया या बेटे की आंख में आंसू देखा और समझ गया कि बहुत कष्ट में है। तो वहां पे आपने कोई भाषा बोला कि आपने एक्सप्रेस कर दिया अपनी दर्द को? प्रेस कर। तो भाषा अगर आप बोलते तो वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती। जैसे जॉन एलिया के बारे में मैंने बताया था कि जॉन एलिया ने कहा यानी कि अब मेरी खामोशियां भी किसी काम की नहीं रही, यानी कि अब मैं बयां करके बताऊं कि मैं उदास हूं। तो अगर कोई व्यक्ति उदास है और उसे बोलना पड़े कि देखो मैं उदास हूं, तो ये हास्यास्पद है कि सही स्थिति है? हास्यास्पद। हास्यास्पद है। जब आप उदास हो तो लोगों को लग जाना चाहिए कि आप उदास हैं। ठीक है, निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, क्या कभी क्लास में ड्रेस कोड की बात किया था हमने? नहीं सर। नो। नो सर। ड्रेस कोड से विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण है। आप लोगों का क्या लेता हूं मैं जब मैं बहस शुरू Yes, करता हूं तो sir. क्या लेता हूं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अभिमुखीकरण। ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट नहीं, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। आपको Yes, जो sir. जो चीज करने चाह रहे हैं, जो चीज आप करने जा रहे हैं, नेट जारा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि नहीं पता उसके बारे में, और उस चीज को कैसे आपको कम समय में, जानकारी। हाँ, कम समय में और इफेक्टिव के साथ आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो आप एक तो मोटिवेट भी हुए और आपको जानकारी भी बढ़ी। मैंने आपको बोला था कि जिस चीज को बारे में आपको जानकारी होती है, जो चीज आपको समझ में आने लगती है, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ती है। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। सर तो वो दो बढ़ेगी। चीजों से आती है, ओरिएंटेशन और मोटिवेशन से। जैसे कल आप लोगों ने कहा कि सर आप नहीं थे क्लास में तो मोटिवेशन ही नहीं मिला। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसे मिलता है?
ओरिएंटेशन से मिलता है, जब आपको चीजें बताई जाए। जैसे कितने लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मजा आ रहा है क्लास में, कि मजा आ गया क्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। यस सर, बहुत यस अच्छा पेपर था यस सर, सर। पूरा। और कितने लोग लग रहा है कि यार ये क्या बता रहा है, बिना मतलब की बातें बता रहे हैं, ये तो चुटकियों में हो जाता है, इसलिए बिना मतलब का लंबा खींच रहा है। कोई ऐसा है जिसको बोर हो रहा हो, खुल के बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इस तरह से हो जाएगा तो 5-7 से अधिक बढ़ जाएगा क्वेश्चन सही होना। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। कोई निगेटिव भी बोल कीजिए क्लास में कि सर बहुत बोर कर दिया आपने, मैं कॉफी पी के आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ऐसा है कोई सर नहीं, ऐसा कि कोई सर थोड़ा नहीं टहल के है। आते हैं, सर दर्द होने लगा। सर बोरिंग ऐसा तो कोई नहीं नहीं है। बोल सकते, पर ये ना कि अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं अभी तक, काफी लंबा है। हम्म 60 क्वेश्चन करेंगे तो कितना टाइम कुछ लगेगा? नहीं करना है, जो नहीं है हम लोग का था वो कर रहे हैं, जो कठिन है हम्म चलो वो कर रहे हैं, सारा थोड़ी करना है। और हम्म। ओके सर ओके, मुझे पता नहीं था। और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है, अब टफ हो गया है, और ये ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, अब ऑनलाइन मोड में सीबीटी आ यस गया है, सर। ये अच्छा मुझे अच्छा, लग रहा है। जी सर, मैंने चलिए ठीक। कल सीबीटी में सबसे अच्छी फायदा ये है कि गलती से अगर कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया तो फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम्म। ऑफलाइन में नहीं और कर सकते थे। नहीं नहीं, ऑनलाइन सीबीटी में प्रॉब्लम ये है कि मतलब उसमें जब पैसे जाते हैं तो बार बार आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रॉल बहुत करते रहना पड़ता है। एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। दोनों के दिक्कत की अलग बात। अलग फायदे और नुकसान है। ठीक है, चर्चा सत्र खत्म हो गया तो आगे बढ़े। जी ओके सर। तो इसमें आपका 1, 3, 4 और 6 क्वेश्चन कौन किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर, कितने लोगों का गलत हो गया ये? सर मेरा सही है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें से देखिए चारों ऑप्शन में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 पे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए और कोई ऐसा है जो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है? 4 देखिए, 4 है 4 ऑप्शन में? नहीं, ये 6 है, 3 ऑप्शन है, हाँ चारों में है। हाँ में है। चारों में है, देखिए ये 4। तो 4 के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, ये भी होगा। जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है। सर और क्वेश्चन में ना नेगेटिव वाले को ढूंढना होता है, अगर नेगेटिव वाले समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजी से बन जाता है। जैसे 2 वाला आपको पता चल गया तो 2 आप एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 3 एलिमिनेट होगा, बचेगा आपका 2 और 4। ठीक है, फिर ड्रेस कोड 5 वाला एलिमिनेट कर देंगे तो आपको सीधे ये वाला आ जाएगा। अभी आपको टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, अभी आपके 6 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन नहीं हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चीजों को सीखना होता है तो स्लो ही चलते हैं, पहले चलना सीखते हैं फिर दौड़ते हैं। अगर आप लोग इससे स्पीड में चाहते हैं तो इससे स्पीड में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं कोई। नहीं सर, ठीक है, क्योंकि बेसिक से अगर हम 5 क्वेश्चन बहुत स्पीड में कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में अगर एक क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं और बिल्कुल सही स्लो तरीके से, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव। आप में से बहुत सारे लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी नहीं किया हुआ है जिनका एग्जाम है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जिसको नहीं पता है वो पता भी चल जाए। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का उद्देश्य करते ही नहीं है कि हमने कितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने कितने अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया कि हमें सारी चीजें पता चल गई। जिन लोगों को लग रहा है कि ये 16 का है, आसान है, तो उन लोगों को मैं 21 वाला करके दिखा दूं, करेंगे हम लोग। ठीक है, 21 वाला हम लोग करेंगे और फिर आपको वो भी आसान लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लियर होनी चाहिए सर, और हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके सामने टिकेगा नहीं। ठीक है, जब हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं तो कठिन लगती हैं, जब समझ में आती हैं तो आसान हो जाती हैं। ये इतना आसान पेपर नहीं है, कठिन पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 6 सवाल थे, 6 सवाल कर लिए हमने, जिसमें से आपने देखा कि एक सवाल आपको थोड़ा सा कठिन लगा था, क्वेश्चन नंबर 4, और वो कठिन होना भी चाहिए। 1 से 2 सवाल आपको 30 क्वेश्चन सही करना है, 50 क्वेश्चन नहीं सही करना है। तो 5 में से अगर आपके 3 क्वेश्चन एकदम सही हो रहे हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल गेस लगाइए तो आपके 2 में से 1 सवाल और सही हो जाएगा। तो मैं 4 मान के चल रहा हूँ कि 5 में से आपके 4 सवाल सही होंगे, कुछ में आपके 3 ही होंगे, नहीं 4 होंगे। तो 30 पार कर जाएंगे आप लोग बहुत आराम से, जहां तक मेरा मानना है, अगर आप लोग रिवीजन करके जाएंगे जितना पढ़ाया गया है। आप लोग सहमत है इससे?
जी सर। जी सर। हाँ चलिए अब रिसर्च वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिसर्च तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है सही से, आप जैसा कि आप लोग कह रहे थे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? प्रभाव पूछ रहा है। हाँ प्रभाव, कारण के प्रभाव। प्रभाव जो होता है वो कब समझ में आता है? प्रभाव के बारे में कब पता चला है? बाद में। घटना बाद घट में। जाती है। बाद में। ठीक है, कब पता लगाना? घटना ये के कह रहा बाद। है कि एक रिसर्च स्कॉलर है जो मिड डे मील का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में पता लगाना चाहता है। ठीक है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इसके लिए सर्वोत्तम होगी जिससे वो पता लगा पाए कि मिड डे मील का जो है वो क्या फायदा हुआ। मिड डे मील क्या होता है सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है मिड डे मील के बारे में? यस सर, पता है सर। ठीक है, तो उस पर रिसर्च करना है। तो क्या स्कूल में जो भोजन आता है सर, हाँ, बनता है। तो इस तरह के शोध के लिए आपकी पद्धति कैसी होनी चाहिए? ऐतिहासिक पद्धति होनी चाहिए, वर्णनात्मक पद्धति होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, या कार्योत्तर पद्धति होनी चाहिए? कार्योत्तर पद्धति होनी तो बहुत आसान है। कार्योत्तर। तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको बताया गया अच्छे से कारण और प्रभाव के बारे में। प्रभाव के बारे में बताया गया है कि प्रभाव का पता तब चलता है जब कारण समाप्त हो जाता है, और कारण काम के होने के पीछे का कारण होता है। ये आप लोगों को बताया गया कि नहीं बताया गया पूरा डिटेल में? यस सर। बाकी लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। सर मेरा एक सवाल। जी सर। कार्योत्तर पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति में बेसिक अंतर क्या होगा? प्रयोगात्मक पद्धति में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेसिकली ये साइंस में होता है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। आपको मिड डे मील का प्रभाव जानने के लिए आप ये देखेंगे जा करके कि जिन जिन स्कूलों में मिड डे मील किया गया वहां पे मिड डे मील का क्या उद्देश्य रहा कि ऐसे बच्चे जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार में रोज खाने की वजह से उनको काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि रोज उनको काम करना पड़ता है तब जाके शाम को खाना मिलता है, तो पूरा परिवार काम करता है वहां पे जाके। इस वजह से वो ड्रॉप आउट हो रहे थे। ड्रॉप आउट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। बताइए ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? अच्छा छोड़ देना। स्कूल छोड़ देना। हाँ, तो इसलिए सरकार ने कहा कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, हम स्कूल में उनको खाना देंगे ताकि उनको स्कूल ना छोड़ना पड़े। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है, उनका अधिकार है। और चूंकि वो फंडामेंटल राइट्स में आ गया तो सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको प्राइमरी एजुकेशन तक कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार सारी व्यवस्था करेगी। तो मिड डे मील इसके लिए आया है। अगर आपको मिड डे मील देखना है कि सरकार ने मिड डे मील लेकर के आया हुआ है तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पे, तो जिन जिन स्कूलों में मिड डे मील हुआ है आप देखेंगे कि मिड डे मील के पहले कौन कितनी अटेंडेंस थी और मिड डे मील के बाद कितनी अटेंडेंस थी। तो आपको कार्य के होने के बाद जो कार्योत्तर पद्धति है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप रिसर्च कर पाएंगे। अब क्या प्रयोग करेंगे इसमें? कुछ प्रयोग करने के लिए है या कुछ वर्णन करने के लिए है? वर्णनात्मक सर्वेक्षण की बिल्कुल सर्वेक्षण जरूरत नहीं होगा नहीं। सर। सर्वेक्षण में क्या करेंगे आप? वर्णनात्मक सर्वेक्षण कह रहा है ये। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। यस सर, ये तो ज्यादा हो जाए सर, लंबा हो जाए तो बहुत डिस्टर्बिटिव ठीक है, बार तो आपको जैसे ही प्रभाव दिखे तुरंत समझ जाना है कि ये काम के बाद वाला पूछ रहा है यहाँ पे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड बोलते हैं, जिसमें कार्योत्तर पद्धति बोलते हैं। इस तरह के जब काम संपन्न हो जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ा, जो पहले पता चल जाएगा। बाद में पता चलेगा सर। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं समझ, क्लियर है सर। नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए। सर समझ गए। हाँ, यस सर, समझ रहे हैं सर। इसको ऐसे भी शायद देख सकते हैं ना, कार्योत्तर मतलब कार्य के उत्तर, कार्य के बाद वाली पद्धति। तो यही तो कह रहे हैं हम लोग, कार्य के बाद ही तो कह रहे हैं। कोई नई मैंने व्याख्या नहीं सुना। कोई नई व्याख्या तो नहीं आ गई, आपने उसको कर दिया। सिर्फ वो थोड़ा सा हाँ नेटवर्क। हाँ, ठीक है। सर आवाज कट कट के आ रही थी। आवाज कट कट यार, नेटवर्क इशू आप लोग सही कीजिए। बारिश की वजह से परीक्षा पोस्टपोन हो रही है, तो बारिश की वजह से क्लास भी पोस्टपोन हो सकती है। अगर आप लोग को नेटवर्क नहीं आएगा तो फिर क्लास बंद करनी पड़ेगी, फिर आप लोग रिवीजन कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे।
यस यस सर। जी सर। जी सर। शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा की जा सकती है? आरंभिक अनिवार्यता का मतलब क्या होता है, कोई बताए जल्दी से। यस सर, स्टार्टिंग में जैसे हम स्टेप लेते हैं सर। तो शोध प्रक्रिया के जो चरण आपको बताए गए थे वो इनडायरेक्टली पहला चरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यस, पहला चरण सर। प्रथम चरण पूछ रहा है। अनुसंधान प्रश्न तैयार करना सर। अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, ये लिखवाया गया था आप लोगों को? नहीं, पहला वाला होगा। नहीं, फर्स्ट होगा ना। नहीं सर। पहला चरण क्या लिखवाया गया नहीं था है बताइए। सर। समस्या को समस्या का निर्धारण। रिव्यू करेंगे सर, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर बोलूं सर? मैं बोलूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। यस सर। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें किसी समस्या का हम निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम उससे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डेटा का हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर उसको जर्नलाइज करेंगे और राष्ट्र में रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। मैंने आप लोगों को रिसर्च में ये 2 पेज का नोट शेयर किया था विकिपीडिया वाला, और बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे सवाल आते हैं। आप लोगों को याद है मेरी बात कि नहीं है? याद है? यस सर। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे सीधे सीधे, देखिए कैसे सीधे सीधे यहां से पूछा है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरण, आपको 2 चीजें बताई थी, एक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और एक उसके होते हैं चरण। तो चरण वाले में आप लोगों ने दोनों में कंफ्यूज हुए थे, तो आपको बताया था कि ये वाले हैं जो शोध की एक प्रक्रिया होती है, कई चरणों से होकर के गुजरती है, उसके प्रमुख चरण ये है। सबसे पहला चरण था इसमें अनुसंधान समस्या का निर्माण। ठीक है, अनुसंधान समस्या का निर्माण का मतलब क्या होता है वो आगे डिस्क्रिप्शन में बताया गया था, क्लास में मैंने बताया था, आप लोगों को नोट शेयर किया था, बोला था आप लोग पढ़ लीजिएगा। समस्या या प्रश्न क्या होता है? शोध करने के लिए सबसे पहले किसी समस्या या प्रश्न की आवश्यकता होती है। तो समस्या का मतलब क्या क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रश्न से मैंने आप लोगों को बोला था कि परीक्षा में सवाल सीधे सीधे पूछेगा या घुमा के पूछेगा? सर घुमा के पूछेगा। आपने पढ़ा था पहला चरण समस्या का निर्धारण, ठीक है, और समस्या का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे, कुछ सवाल होंगे, ठीक है, जिससे आप परेशान होंगे, जिससे समस्या पैदा होगी। इसमें डिटेल लिखा हुआ है कि समस्या प्रश्न का मतलब शोध करने से सबसे पहले किसी समस्या या प्रश्न की आवश्यकता होती है। हमारे सामने कोई समस्या प्रश्न होता है जिसके समाधान के लिए हम शोध की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब मैंने रिसर्च के बारे में जब मैं क्लास लेने के लिए सोच रहा था तो मैंने ऐसे ही विकिपीडिया पे सर्च किया और मैंने देखा इतना बढ़िया और इतना सिंपल मैटर ये दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बताया था और इसके अलावा जो बाकी चीजें थी मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग नोट्स उठा के देखिएगा और जो लोग नहीं थे क्लास में वो लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप सारा दिया हुआ है। सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे, कुछ समस्या होगी, उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि उस समस्या को लेकर के जो लिटरेचर है या जो बाकी चीजें हैं उस पर किस तरह के काम हुए हैं। जब आप वो देख लेंगे उसके बाद आप हाइपोथेसिस में आएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप किस दिशा में काम करना चाहते हैं, आपकी क्या परिकल्पना है, जो भी प्रश्न है उसके समाधान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और वो समाधान जो होता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या वो हाइपोथेसिस शोध पर पूरा होने के बाद सही हो सकती है या गलत भी हो सकती है? गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब आप हाइपोथेसिस ले लेंगे कि हाँ आप मुझे इस डायरेक्शन में जाना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दिशा मिल गई है आपको, वो दिशा गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको शोध करने के बाद पता चलेगा। उसके बाद आप बनाते हैं शोध की रूपरेखा, उसका प्रारूप बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करके इन स्टेप्स में, इन चैप्टर्स में, इन सब चैप्टर्स में जाना है। फिर आप क्या करते हैं, आंकड़े और फैक्ट्स जो होते हैं वो आप जैसे आर्टिकल इकट्ठा करेंगे, पहला चैप्टर लिख रहे उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या चीजें हैं, किसने क्या क्या कहा है, आप उस पर रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या चीजें उनसे छूट गई वो लेकर के आप आएंगे। फिर उन चीजों को सिर्फ आप इकट्ठा नहीं करेंगे, एक रिसर्चर का काम चीजों को इकट्ठा करना नहीं होता है बल्कि उसकी एनालिसिस करना होता है। और किसी ने कोई वो चीजों के बारे में बात किया है और कुछ चीजों को छोड़ दिया है तो क्यों कर दिया है,
उसके पीछे का क्या रहस्य है, उसके पीछे का क्या कारण है, उन कारणों का भी आप बातचीत करते हैं। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ आप लोगों को, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो वो क्लास नहीं कर पाए थे, उन्होंने कहा था सर रिसर्च वाला बता दीजिए, तो अभी मैंने इसीलिए बोला था कि मैं क्लास क्वेश्चन पेपर कराते हुए आपको टॉपिक भी कवर कराऊंगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? जो लोग रिसर्च के बारे में पूछ रहे थे उनको समझ में आ रही चीजें या नहीं आ रही है? सर आ रही है ठीक है। विश्लेषण करने के बाद जो हाइपोथेसिस आपने लिया था, उस हाइपोथेसिस की आप जांच करेंगे कि वो हाइपोथेसिस सही था कि नहीं सही था। फिर उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और एक अपना स्टेटमेंट देंगे, एक कथन देंगे, एक व्याख्या देंगे कि मैं शोध के प्रारंभ में ये मान करके चला था या चली थी, और शोध के दौरान मैं इन इन तथ्यों, इन इन चीजों पे विजिट किया, इन किताबों को पढ़ा, इन लेखों को पढ़ा, इन अभिलेखों को पढ़ा, और उसके बाद मुझे पता चला कि जैसा मैं सोचती थी वो बहुत सही था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जैसा मैं सोचता था वैसा तो नहीं था लेकिन उससे मिलती जुलती चीजें थी। तीसरा स्टेटमेंट, जैसा मैं सोचता था वैसा बिल्कुल नहीं था। तो ठीक है, तो वो आपके निष्कर्ष आएंगे, वो आपकी फाइंडिंग्स होती है जिसको आप लास्ट में लिखते हैं और फिर आपका रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाता है। ये होती है पूरी प्रक्रिया, शोध प्रक्रिया के पूरे चरण होते हैं, इन चरणों से आप गुजरते हैं तो आपका शोध कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। डिसर्टेशन आप लिखते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस यही होता है, लेकिन वो छोटे लेवल पे होता है। और थेसिस जो आप लिखते हैं, पीएचडी थेसिस लिखते हैं, वो एक लंबा काम होता है, तो वो बड़े लेवल पे होता है। तो ये मैंने आपको बोला था कि इससे एक सवाल आएगा, जो ये स्टेप पढ़ गया उसके एक सवाल सही हो जाएंगे। याद है आप लोगों को? जी सर। हाँ, ये हर साल पूछेगा। जी सर, यस सर। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा था इस सीधे सीधे पूछ रहा है कि प्रथम चरण क्या होता है शोध का। तो प्रथम चरण होता है समस्या का निर्धारण, और समस्या का निर्धारण का मतलब कि हम कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका 2 होगा। तो ये लगभग सबका सही होगा। सर परिकल्पना लगा दिया था। यस सर, सही है सर। क्या लगाया था पूजा? सर समस्या नहीं दिखी थी तो मुझे लगा सेकंड वही होगा, तो परिकल्पना लगा दिया था। परिकल्पना, हाइपोथेसिस ये तो पहला होता ही नहीं है ना, तो बाद में आता है। सर समस्या नहीं दिखा ना, तो मुझे प्रश्न तैयार करना, तो मुझे लगा कि ये तो बीच में आता है। एक नंबर कर दिया था। अच्छा, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। विकल्प का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग रिसर्च। पहली डिजाइन बना देंगे आप? प्रारूप की बात कर रहे हैं, पहले प्रारूप बना देंगे रिसर्च का। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, जब आपके पास कोई सवाल होगा तभी तो समस्या होगी। आप किसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे तभी तो परेशान होंगे, तभी तो समस्या होगी आपके पास। कि पहले समस्या आ जाएगी फिर सवाल ढूंढेंगे कि मैं बहुत परेशान हूं, किस लिए परेशान हूं अभी पता करता हूं। बताया था आप लोगों को पूरा डिटेल में। ये आप लोग क्लास में नहीं थे, इस वजह से दिक्कत हो रही। डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। डेटा एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होता है ये तो बाद में आता है। फॉर्मेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस ये होता है। तो ये वाला आप लोग कर लेंगे। अनुसंधान प्रश्न तैयार करेंगे। अब समस्या, प्रश्न के बाद ही समस्या आती है, तो लगभग एक ही प्रक्रिया है। प्रश्न आएगा फिर आप परेशान होंगे, फिर समस्या आएगी आपकी। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। सर एक बार, सर नल हाइपोथेसिस वाला क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। देखिए, एक होता है सर एक तो इसमें एरर पूछता है, एरर 1 और एरर 2 और अल्फा बीटा, ये पूछता है सर नल हाइपोथेसिस में। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन आया हुआ है सर। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ तो आने दीजिए। 5-6 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा। अल्फा बीटा तक जाने की जरूरत नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन ये है, बाकी आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा समय है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर 1 के साथ साथ सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 10 यूनिट है, 10 पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च में इतना अंदर तक चले गए कि फिर बाकी चीजें भूल गए। हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या होती है ये जान लीजिए। हाइपोथेसिस आप लोग समझ रहे हैं? हाइपोथेसिस अभी बताया मैंने। यस सर, समझ रहे हैं सर। अपने मन में अवधारणा बना लेना कोई बात का। हाइपोथेसिस का मतलब आप एक परिकल्पना लेकर के चलते हैं, ठीक है? मतलब वो सही है कि नहीं सही है आपको नहीं पता है, वो एक कल्पना है, ठीक है?
वो ले करके चलते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि वो सही है, वो आपकी परिकल्पना सही है। जब आप थीसिस का टॉपिक डिफेंस करेंगे जाकर के, आपका जब पीएचडी से पहले इंटरव्यू होगा तो उसमें टॉपिक डिफेंस करना होता है आपको, ठीक है, जिसको बोलते हैं शोध विषय का बचाव करना, टॉपिक डिफेंस करना। टॉपिक डिफेंस में आपको ये साबित करना होता है कि नहीं, जो मैंने परिकल्पना लिया है वो सही परिकल्पना है, वो गलत परिकल्पना नहीं है, और इस परिकल्पना का आधार ये चीजें हैं, मैंने यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि ये चीजें हो सकती हैं, होनी चाहिए, ये कारण है। और फिर आप बताएंगे कि ये जो परिकल्पना ये हवा में नहीं है, इन अध्ययनों के आधार पे है, और मैं इनको आधार बना करके इस पे करूंगा रिसर्च, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वो आपकी परिकल्पना ही उल्टी पड़ जाए कि नहीं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नल का मतलब क्या हो गया, 0/सन्नाटा, जिसको बोलते हैं शून्य, ठीक है, कि ऐसी कोई परिकल्पना तो हो ही नहीं सकती। जैसे आपने एक ऐसी परिकल्पना कर ली जो संभव ही नहीं है, ऐसा हो सकता है रिसर्च में? यस सर, हो सकता है सर। ठीक है, तो टॉपिक डिफेंस में पूछा जाएगा कि आपने पढ़ लिख के किया है कि ऐसे बैठे बैठे टॉपिक बना लिया आपने, तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसमें वो शून्य हो। तो आप क्या चाहेंगे, आपके रिसर्च का नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाए कि ना हो? ना हो, रिजेक्टेड हो जाए। हाँ सर, ये सही बात है सर, नहीं नेगेटिव जाएगा। हाँ, आपका ये जाना चाहिए एक्सेप्टेड और ये हो जाए रिजेक्टेड, कि हाँ नल हाइपोथेसिस नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नल हाइपोथेसिस की क्या है, शून्य है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस नहीं हो सकता इसमें, इस शोध में, इस परिकल्पना में जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाइपोथेसिस का उल्टा होता है, जो सवाल पूछा करे वो भी बताया करे कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। किसका सवाल था ये? जी सर, मेरा आ गया सर, मुझे समझ। हाँ, आप लोगों को लगता होगा कौन माइक ऑन करने जाए बार बार। नहीं सर, आप समझा रहे थे इसीलिए। हाँ, आदमी जिस अवस्था में पड़ा रहता है उसी में पड़ा रहना चाहता है, उसको लगता है बार बार कौन माइक ऑफ करे, ऑन करे, फिर बोले। बोलने का काम एक ही आदमी का है, वो जो सामने बैठे हुए हैं वही बोलते रहें, हम लोग आराम से हेडफोन लगा के लेट के आराम से क्लास करेंगे, एंजॉय करते हुए, चाय पकौड़ी खाते हुए ना, बारिश के मौसम में। मम्मी तो बना के भी नहीं देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध प्रबंध किसकी बात कर रहे हैं ये? थीसिस की बात कर रहे हैं, जो पीएचडी में लिखा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, रिसर्च डिजर्टेशन, ये तो अभी बताया आप लोगों को। डिजर्टेशन क्या होता है? एमफिल में लिखते हैं, आपको शोध करना सीखते हैं आप लोग, डिजर्टेशन पता था नहीं आप लोगों को? ये डिजर्टेशन एमफिल में लिखते हैं। यस सर। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जिसको पता है वो सीधे मार देगा इसमें। मुझे राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन ये तो नहीं होगा, प्रेजेंटिंग वर्कशॉप नहीं होगा, यहाँ पे आपको संदर्भ ग्रंथ और ये सारी चीजें नहीं बतानी होती हैं, इसको हटा देंगे। रिसर्च पेपर में आप थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन सेम वे में नहीं करते हैं आप। सेम वे में आप डिजर्टेशन में करते हैं। डिजर्टेशन जो होता है ये लघु रूप होता है आपके शोध का। आप सीखते हैं कि शोध कैसे किया जाता है शॉर्ट वे में। 90 पेज का डिजर्टेशन लिखते हैं और 6 महीने या 1 साल में लिख देते हैं, ठीक है। 90 पेज का होता है मैक्सिमम, कुछ लोगों का 110 या 120 पेज तक चला जाता है, लेकिन 90 पेज 95 पेज का ही होता है। थीसिस जो आपका होता है ये 300 से लेके 500 पेज का होता है। अच्छी थीसिस कितने पेज की होती है मैंने बताई थी आप लोगों को? 300 से 400 500 के बीच में। नहीं, ये नहीं बताई थी, पेज बताई थी मैंने कितने पेज की होती है। आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे। सर 260। मैंने हाँ 250 सर, 250। 260। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया था मैंने। 40 पेज का चैप्टर होता है, 5, हाँ 230 पेज के आसपास का होता है। 40 पेज का एक चैप्टर होता है या 45 पेज का होता है, यही होता है। 5 चैप्टर होते हैं, 5 चौक को 20, 200 पेज, 210। फिर आपका निष्कर्ष वगैरह आ जाता है, उपसंहार आ जाता है, बिब्लियोग्राफी आती है, तो 30 पेज और शेड्यूल होता है। 230 पेज का परफेक्ट थीसिस होता है जो कोई पढ़ता भी है। 500 पेज का लिख देंगे तो
या तो इतना इंटरेस्टिंग हो कि व्यक्ति पढ़ जाए, उसको पता ना चले कब 500 पेज पढ़ गया, जो कि थोड़ा कम पॉसिबल होता है। ठीक है, ये वाला सवाल किसका गलत हुआ था? मेरा सर। मेरा सर फर्स्ट भी लग रहा था, इसलिए फर्स्ट लगा दिए थे। सर मेरा सही ये था। लगा दिए थे। सर मेरा भी सेम सेम कह रहा है ना, यहाँ पे आप लोग देखिए, सेम कह रहा है कि एकदम सेम होता है। इंग्लिश तो वाला सेम, देखने पे समझ आ गया था, अब हिंदी वाले में हाँ, गलती कर अच्छा दी। हिंदी वाला देखते हैं, हिंदी वाला देखते हैं। क्लियर हो गया था सर। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। यहाँ भी तो कह रहा है कि प्रारूप वही होता है। तो इन दोनों में से जो लघु शोध प्रबंध होता है, यहाँ पे शोध प्रबंध कह रहा है, लघु शोध प्रबंध कह रहे हैं, यहाँ तो और ज्यादा सिमिलरिटी है। तो लघु शोध प्रबंध में ज्यादा होगा ना प्रारूप, सेम। हिंदी में तो और क्लियर है। ठीक है, ये वाला मैं कह रहा हिंदी से तो शोध ही पत्र। क्लियर हुआ था मेरा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुणात्मक शोध के प्रतिमान। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों का? पड़ा हुआ है। शोध ना भी पढ़ा हुआ हो, गुणात्मक और मात्रात्मक में आप लोगों को पूरे डिटेल में पॉइंट बना बना के लिखवाया मैंने ना। तो मैंने बोला था गुणात्मक शिक्षण पद्धति, गुणात्मक जिस आगे जोड़ देगा सारी क्वालिटी सेम रहेगी, बस वो उस विषय से जुड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पूछ दिया गुणात्मक शोध के प्रतिमान पूछ रहा है, ठीक है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं ये पूछ रहा है। पैरामीटर्स आपने सारे लिखे हैं पॉइंट बना बना के। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, विशेषताएं पूछ रहा है। कोई बता पाएगा गुणात्मक के क्या क्या पॉइंट लिखवाए गए थे क्लास में? जिसको हम माप नहीं सकते हैं। सर गुड क्वालिटी आएगी जिसे हम माप नहीं ठीक सकते है, हैं। व्यक्ति का व्यवहार, अनुमान। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ के इसमें से क्या लग रहा है कि कौन सा गुणात्मक में आना चाहिए? इंग्लिश भी देख लीजिए एक बार आप लोग। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल? ठीक है, डेटा कलेक्शन विद द स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, सैम्पलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सेम टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप empirical evidences, data gathering to सर take place with top down systematic evidences। ये इंग्लिश हो गया। 3 नंबर होगा सर, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। कैसे मुख्तार? सर मैं जस्ट गेस कर दिया। नहीं, जस्ट गेस नहीं करना है आपको, पढ़ाए हुए चीज में गेस नहीं करना, जो चीज आपको पढ़ाई गई है अच्छे से। सर एक्चुअली मैं ज्यादा क्लास नहीं कर पाया था। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जो क्लास किया था वो बताया। सर मैंने तो 3 ही लगाया था। हाँ, आप लोग मुझे ये बताइए, जहां पे मानक आ जाएगा, जहां पे मापने की बात आएगी, वो क्या होगा? मात्रात्मक होगा, गुणात्मक होगा? मात्रात्मक। ये नहीं होगा, मानक की बात कर रहा है। ठीक है, संभाव्य प्रतिदर्श का मतलब समझते हैं आप लोग? सैंपल। आप लोगों को स्टैटिक्स का मैंने एक बार जिक्र किया था और बताया था कि जैसे जनसंख्या या मातृ मृत्यु दर, इस तरह के जो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट होते हैं, शिशु मृत्यु दर होता है, निकालने के लिए सैंपल किया जाता है। तो समझते हैं तो सर। जब मैंने डेटा आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था ये चीज, ये भी डेटा ही होता है। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, डेटा कलेक्शन लिखा है ना यहाँ पे इंग्लिश में, सैंपलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स। सैंपलिंग डिजाइन भी है यहाँ पे। सैंपल का मतलब क्या होता है? नमूना। तो ये डेटा का पार्ट होता है ये। तो सहित प्रतिदर्श चयन का विकलन, ये भी डेटा से रिलेटेड है, ये भी मात्रात्मक का ही पार्ट है, गुणात्मक का पार्ट नहीं है। प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च। ठीक है, अब इस वाले में देखिए, इसमें भी डेटा कलेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन लिख रहा है बॉटम अप इंपेरिकल एविडेंसेस। इंपेरिकल का मतलब जो इंद्रियों से महसूस किया जा सके। तो ये इंद्रियों से महसूस करना
सबका एक जैसे होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अनुभव तो होगा अलग होगा सर। कि सब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा, मतलब ये गुणात्मक की बात करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गुणात्मक पढ़ाते हुए, जैसे साक्षात्कार जो होते हैं, इंटरव्यू जो होते हैं, वो क्या होता है? गुणात्मक अलग अलग होगा सर। गुणात्मक परीक्षण होता है कि मात्रात्मक परीक्षण होता है व्यक्तित्व का? गुणात्मक। गुणात्मक होता है। गुणात्मक होता और है किसी के इंटरव्यू पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है सब्जेक्टिव होगा। यस कि सर। आपने ज्यादा नंबर क्यों दिया। वो कहेगा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत ही महान व्यक्ति, इसलिए मैंने ज्यादा नंबर दे दिया। अब कैसे काटेंगे उसकी बात? लड्डू कितना मीठा कैसे बताएंगे? वो कहा हाँ कि मुझे सर, बहुत गुणात्मक मीठा होता लगा है। जी। तो इंद्रियों के द्वारा जो चीजें अनुभव की जाती हैं वो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो ये आ गुणा जाएगा फिर गुण गुणात्मक गुणात्मक। होता है। ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं उच्च से निम्नोक्त व्यवस्थित साक्ष्य, एविडेंस की बात कर रहा है। एविडेंस डेटा में आता है कि नहीं आता है? डेटा डेटा पढ़ाते हुए आपको लोगों मैंने बताया था कि जो साक्ष्य होते हैं वो किस में आते हैं? डेटा में आते हैं। और डेटा क्या होता है? मात्रात्मक होता है। इज दैट क्लियर? जी सर। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एक चीज पकड़ा और मैं ये समझ लिया कि चारों में से कौन सा नहीं होगा। कट आवाज रही है। कट रही है। नेट आप लोग नेट पैक लग रहा है आप लोग रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं इस समय। सर है नेटवर्क। हाँ, कई सारे लोग नहीं करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करें। जी सर। ठीक है। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता। रिसर्च एथिक्स का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है सर। जी सर। कहाँ सुना था? आपकी कक्षा में। क्लास में। रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हुए, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हुए हमने रिसर्च एथिक्स भी पढ़ा हुआ था, और आपको बताया गया था कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। अगर कोई किसी किताब से कोई कोटेशन उठा लेता है और उसका रेफरेंस नहीं देता है, तो वो रिसर्च एथिक्स का पॉजिटिव पक्ष है कि निगेटिव पक्ष है? नेगेटिव। निगेटिव पक्ष है। यही पूछ रहा है इसमें, निगेटिव पूछ रहा है। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष है क्या सर। होगा कि आप जहां से उठाइए फ्रेंड्स उसका का नाम देना। रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है। संदर्भ में लिख तो दें। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन के आधार पे बताइए इसमें से कौन कौन सा नेगेटिव में आएगा। बताइए आप लोग। शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव। आलोचनात्मक दृष्टि डालना तो पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव होगा सर। सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पीछे रिसर्च कर रहा है तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? अगर कोई निष्कर्ष निकाला है और मैं उसको विश्लेषण कर रहा हूँ कि देखिए आपका निष्कर्ष ठीक नहीं, तो अच्छी बात है। उसके निष्कर्ष को कोट तो करूंगा ही मैं कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है और ये इसमें ये नहीं, ये बातें हैं। तो दूसरे शोध के निष्कर्षों का आलोचनात्मक दृष्टि डालना ये अच्छी बात है, ये नहीं होगा। ठीक है। एक जिसमें जिसमें है वो आपका उत्तर नहीं होगा। किसमें किसमें एक है? एक में और चार में। चौथा पहला और 4 में। तो ये दोनों उत्तर आपका नहीं होगा। अब आपके बचे 3 और 4। 3 और 4 में से अलग क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है। अब आप इनको देखना है सर। 3 और 6 को देखना है आपको। ठीक है। तो 3 देख लेते हैं क्या है। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्लियर नहीं है? चलिए 6 वाला भी देख लेते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। सही है सर। यस सर। ये नकारात्मक प्रभाव है कि सकारात्मक प्रभाव है, ये पूछ रहा है। सर हाँ? सकारात्मक। सकारात्मक। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये सकारात्मक है।
नहीं, नेगेटिव होगा ना ये तो। बताइए, आप लोग बताइए, सोचिए। एक बार इंग्लिश वाला। देखिए, जो शोध के निष्कर्ष होते हैं वो नीति निर्माण का आधार होते हैं। ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है? सर ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। ये पढ़ के लग रहा है कि पॉजिटिव है। द रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। आप कोई रिसर्च करते हैं, उसके आधार पे आपको लगता है कि इस जगह पे लोगों का शोषण ज्यादा हो रहा है, तो आप पॉलिसी बनाते हैं ताकि वहां पे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस जगह पे आपने रिसर्च किया और आपको पता चला कि इस खास एरिया में आर्सेनिक जनित बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, तो आप वहां पे पॉलिसी बनाते हैं कि वहां पे आर्सेनिक जो चीजें पैदा कर रही है उसको कम किया जाए। ठीक है। तो ये सकारात्मक है। ये नहीं होगा इसमें। तो 3 अगर नहीं होगा तो आपका ऑप्शन बचा ये वाला, 6 वाला। तो ठीक है। तो ये जो है नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, और ये नकारात्मक है। ये वाला पॉजिटिव आपको पता चला, इससे आपने एलिमिनेट कर लिया। और शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण के आधार होते हैं, ये भी पॉजिटिव है। ये आप लोग को बताया गया क्लास में कि शोध के निष्कर्ष के बाद ही नीति निर्माण किया जाता है। नोट्स उठाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा लिखा हुआ उसमें। ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। कुछ स्टेटमेंट जो आपको क्लियर सर नहीं होगा उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। ठीक है। सारे स्टेटमेंट आप नहीं समझ सकते, परीक्षा में जितने विकल्प दिया रहेगा आप सारा नहीं समझ सकते। अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता किस लिए लिखा है इसने? इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिकल, ओके, स्ट्रेस प्रोनेनेस लिखा हुआ ना, ये स्ट्रेस के प्रति झुकाव या स्ट्रेस की प्रवृत्ति। ठीक है। अब देखिए क्या अनुवाद किया इसने। प्रतिबल उन्मुखता समझ में नहीं आएगा तो इसको पढ़िए। ने रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, जो बच्चों को पालन किया जाता है ऐसा व्यवहार, उसमें तनाव की प्रक्रिया होती है ऑफ चिल्ड्रेन इन कंप्लीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स, जो स्कूल के काम वो करते हैं। द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज दैट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्टेट, जो तनाव के प्रति होती है उसको प्रभावित करता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि ऐसी एक हाइपोथेसिस ली गई है कि उसमें जो बच्चों को पालने की प्रक्रिया होती है वो तनाव को बढ़ाती है। इस तरह का कुछ एक परिकल्पना लिया गया है, जो अब देखना है कि वो गलत होगा या सही होगा। एट द डाटा एनालिसिस स्टेज अ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यहीं से पूछा था क्या खुशबू क्वेश्चन? जी जी सर। जी सर, जी सर, एक और क्वेश्चन आया हुआ है सर उसमें 19 में सर, तो वहां पर ओके ओके ओके। एट द डेटा एनालिसिस स्टेज a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis on the basis of the evidence available. The null hypothesis is rejected. तो नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि रिजेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव है कि अच्छी बात है कि बुरी बात है? What decision may be warranted is respect the research hypothesis. नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया है मतलब आपका तो हाइपोथेसिस हाँ ठीक है कि हाँ खराब है? सही है सर हमारे वाला तो द रिसर्च हाइपोथेसिस जो विल बी हमने रिजेक्टेड। नहीं, रिजेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया तो आपकी हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है, सही है कि गलत सही है? है, गलत है, सही है। सही है। द सही है। तो अगर आपकी हाइपोथेसिस सही है तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी रिसर्च है, वो एक्सेप्टेड कर ली जाएगी। ठीक है। तो इसका बी यस होना सर। चाहिए। बोथ द रिसर्च हाँ हाइपोथेसिस सर। एंड द विल बी रिजेक्टेड, नहीं, बोथ नहीं होगा। नो डिसीजन कैन बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द, ये भी गलत। तो अभी आप लोगों ने देखा हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का ठीक उल्टा होता है नल हाइपोथेसिस। जब आप एक ऐसी हाइपोथेसिस कर लें, ऐसी परिकल्पना कर लें जिसकी होने की संभावना शून्य है, नल है, नल एंड वाइड लिखते हैं ना, शून्य है। तो जब आप बोलेंगे कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहती हूँ, मेरी ये हाइपोथेसिस है, और सबको पता है कि इस पे शोध होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो आपका टॉपिक एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाए रिजेक्ट हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है इसमें। आपका टॉपिक क्या होगा? आपका रिसर्च टॉपिक जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। सर हेलो हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही, गौरव बताइए।
आप लोगों को समझ में आया सवाल ये? अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किया टीचिंग एप्टीट्यूड के और 6 क्वेश्चन किया हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के, 12 क्वेश्चन किए। और आप लोगों ने देखा कि इनमें से लगभग 2 से 3 सवाल ऐसे थे जो आपको सीधे सीधे नहीं पता था, बल्कि उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल गेस लगाना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें से बाकी जो सवाल थे 9 सवाल ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो इतना ही करना है आपको। अगर इसको हम 5-5 में भी कन्वर्ट कर लें तो 10 सवाल में से आपको 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, जो टफ आएंगे। वो आता ही आता है, उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको 50 में 50 सवाल नहीं करना है। ये क्लियर है सबको या कंफ्यूजन अभी भी कोई? हर यूनिट से आपको मान के चलना है कि एक सवाल ऐसा आएगा जो हमें नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाएंगे। कितना भी का मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ पेपर 1 ही पढ़ के जाएंगे तो कर ही देंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन सिर्फ पेपर 1 करके जाएंगे तो पेपर 2 में आपकी हालत क्या होगी फिर? हो जाएगा। हाँ, तो परीक्षा का मतलब होता है पेशेंस और बैलेंस बना करके चलना। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वही आपको इस क्लास में बताई गई हैं, इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताई गई हैं, ताकि आप लोग उसको अप्लाई कर सकें और उसका फायदा उठा सकें। तो आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किया है और 2 यूनिट खत्म किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास जिन लोगों ने नहीं किया था उनको आज कुछ बेसिक चीजें पता चली क्वेश्चन करते हुए, या नहीं पता चली? पता चला। क्लियर हो गया सर। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में जो जिन्होंने क्लास किया है बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, इतना डिटेल में बताया मैंने सारी चीजों को। सारी चीजें मैंने लिखवाई तो नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारी लिखवाई नहीं जा सकती। कुछ नोट्स मैंने शेयर किया था जो इंपॉर्टेंट था, जैसे ये विकिपीडिया वाला है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सवाल इससे आता ही आता है, ये पढ़ लीजिए आप लोग। पता नहीं था। अच्छा, ये पता नहीं था आप लोगों को? ये मैंने क्लास में शेयर किया था, पूरा पीडीएफ भेज दिया था। यहाँ से आप क्लिक करके पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है पीडीएफ बना सकते हैं, इसका शेयर कर सकते हैं। और जो रिसर्च के प्रकार होते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, इस पे आप क्लिक करके, माइक ऑफ है मेरा? ऑन है। जैसे मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध में क्या अंतर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। मैंने ये आपको पीडीएफ शेयर किया था क्लास में, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पूरे समझाए थे, और इसके अलावा जो इस पे नहीं दिया हुआ था वो मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लोग नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है, ये तो कुछ तो फ्री में मिल रहा है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको पढ़िए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्लास में जो फायदे वाली चीज होगी वही बताई जाएगी आप लोगों को। कैसा लगा आप लोगों को 12 क्वेश्चन करके? अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा। हौसला बढ़ा सर। क्या क्वेश्चन वाला फेल आया सर। हाँ सर, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। हाँ श्वेता बताइए। सर कॉन्फिडेंस सर, ये अभी जो आपने ये शेयर किया था ना अनुसंधान वाला, सर ये नेट से कैसे मिलेगा? रिसर्च लिख करके टाइप कीजिए, विकिपीडिया में आ जाएगा हिंदी में। अच्छा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है सर। ये बहुत आसान है। मैं आप लोगों को रिसर्च करना भी सिखाता हूँ ना क्लास में। जब आप लोग रिसर्च करेंगे, थेसिस लिखेंगे, तो आपको ऐसे ही नेट से चीजें सर्च करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा वहां से ना। नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा वाला, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आस्था को मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है, ठीक है। तो बता दीजिएगा गौरव, आप आस्था को बता दीजिएगा, बाकी लोग बता देना, कोई जिसको आवाज नहीं जा रही है। कहीं कहीं बारिश हो रही है तो उसकी वजह से दिक्कत होगा नेटवर्क में। तो ऐसे ही करें हम लोग, या मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा दूं क्वेश्चन करने की? सर ऐसे ही सही है सर, ऐसे ही ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, लेकिन अच्छे से सॉल्व करें। मैं हमेशा इस चीज पे विश्वास रखता हूं कि कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। बहुत ज्यादा पैर फैलाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब समेट नहीं पाएंगे तो पैर फैलाना अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा। मैं कहानी सुनाया था आप लोगों ने कि वो जमीन नापना था उसको, और वो दिन भर में इतना दौड़ गया कि शाम को मर गया वो। तो इतना ज्यादा नहीं दौड़ना है कि आप शाम को घर वापस ना लौट करके आ पाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात इनडायरेक्टली? कि उतना ही पढ़िए जितना आपको अच्छे से समझ में आए और जिससे आप परीक्षा में सवाल कर पाए। इसीलिए 50 में 30 क्वेश्चन करेंगे तो कितना प्रतिशत हुआ ये? 60। इसलिए 100% नहीं पूछा है कि उम्मीद की जाती है, ठीक है। 100% आपको 50 में 50 सवाल नहीं करना है वहां पे।
आपकी जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं। ये बताया था मैंने आपको, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाते हुए। ठीक है, तो उसका बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए आप लोग, इष्टतम उपयोग कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। सही गाइडेंस का मतलब यही होता है कि क्या नहीं करना होता है वो पहले बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हर यूनिट से 3 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, आपके 30 क्वेश्चन बहुत आराम से सही हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन में आप लोग इंटेलेक्चुअल गेस मारेंगे तो आराम से 5 क्वेश्चन सही होंगे आपके। आप 20 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे तो क्या 5 क्वेश्चन नहीं सही होगा आप लोगों का? हो जाएगा आराम से। अगर आपने पढ़ा हुआ है, तुक्का मारेंगे तो 5 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो आपके आराम से 30 प्लस रहेंगे, 32, 33, 34, 35 इतना आ सकता है। जिसने अच्छे से रिवीजन कर लिया उसके 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे परीक्षा में। और सेकेंड पेपर में अगर आपने 7 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन कर लिया, आपके JRF हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।